Some more activities for non-contact force. Take a balloon filled with water. Now hold it with the hand. You will observe that the shape of balloon is elongated. This elongated shape is due to the gravity, exerted by the earth. Now take a pin and prick the balloon with the help of this pin. Now you have observed that the water filled in balloon is pull towards the earth due to the gravitational force. This activity I will show you the gravitational force more works on more mass. Okay, जितना ज्यादा मास होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा वर्क करेगा. ओके, तो अमाउंट आप बढ़ाते जाएंगे मीन्स मास बढ़ता जाएगा, और मास या उसका अमाउंट बढ़ाने से मास बढ़ रहा है, डेफिनेटली उसका वेट भी बढ़ेगा. क्यों? क्योंकि मास बढ़ने से उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? उसका वेट का रिप्रेजेंटेशन है. मतलब किसी भी सब्सटेंस का वेट, पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, किसी भी सब्सटेंस का वेट क्या है? उसका फोर्स है, उस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है बाय द अर्थ. सो दिस इज an activity. Okay, so in this activity both these pellets are different in weight. See, this is heavy one, that's why the needle shows the direction towards the heavy pellets. Okay, so ये वाला जो है पैलेट जो है वो हैवी है, तभी ये इस तरफ थोड़ा सा टिल्टेड है. ओके, नाउ अब हम इस वाले को, इसमें हम मास बढ़ाते जा रहे हैं, तो आप देखेंगे ग्रेविटी इस पे कैसे वर्क कर रही है. ओके, ये एक बॉल है, ये हमने लिया. ठीक, अभी आप देखिए इसके फोर्स में अब इसका वेट थोड़ा सा बढ़ा. क्यों? क्योंकि इसमें मास इसके कंपैरिजन में हाई हो गया है. हाई होने से इसका मास ज्यादा होने से अब इसका वेट ज्यादा हो गया है. अदरवाइज ये हैवी था. अब हम और मास रख रहे हैं, जैसे जैसे हम मास उसमें इंक्रीज करते जाएंगे तो आप देखेंगे इसका ये और ज्यादा टिल्टेड होती जाएगी. इट मीन्स अर्थ अट्रैक्ट्स मोर लाइक दिस. ये देखिए और ये टिल्टेड होते जा रहा है. सी द डिफरेंस बिटवीन द लाइटर एंड हैवियर सब्सटेंस. सो लाइटर सब्सटेंस को अर्थ ने कम अट्रैक्ट किया है और हैवी को ज्यादा. अब आप ये देखिए, और तो ये क्या रहा, और ज्यादा टिल्टेड होती जा रही है. इसका मतलब अर्थ जितना ज्यादा मास होगा, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर उतना ही ज्यादा लगेगा. टिल नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ फोर्सेस. ओके, फोर्स इट इज क्लासिफाइड टू कैटेगरी. First is non-contact force and second is contact force. Clear? Non-contact force, we already discussed about the three categories of non-contact force. First, gravitational force, second electrostatic force, and third one is magnetic force. All these types I have covered in previous video. Now the time to discuss about the contact force, what they are and what type of contact forces we have seen in our daily life. Contact force is classified in two categories mainly. First is friction and second is muscular force. Okay, the name suggests that muscular force, muscles. Okay, so the force applied by muscles of from any muscles of our body, from any part, finger, hand, लिफ्ट कर रहे हैं इसको, पेन को होल्ड किया हुआ है पेन को. ठीक, तो ये सब क्या मसल्स, पैर से, मतलब हमारे बॉडी के मसल्स, कहीं भी हम एल्बो से भी इसको पुश कर सकते हैं. ओके, एल्बो से भी पुल कर सकते हैं. इट मीन्स हम मसल्स का जहां भी यूज करते हैं तो मसल्स हमारा जो फंक्शन कर रही है वो एक फोर्स के फॉर्म में फंक्शन करती है. मस्कुलर फोर्स इन डिटेल वी विल डिस्कस लेटर. ओके, फ्रिक्शन इज ऑल्सो फोर्स.
force are. Okay, when the force exerted when two objects, when direct two objects physically direct contact to each other, okay, the force exerted when two objects physically direct contact to each other, this is the pen. Okay, अब इस पेन पे ये तो अभी स्टिल है, it don't have any type of motion. Okay, so when I want to push this pen, but from here only मैं फोर्स लगा रही हूं, बट इस पेन पे कोई भी मूवमेंट नहीं आ रहा है. ओके, सो जब हम इसको फिजिकली कांटेक्ट कराएंगे तो फिजिकल कांटेक्ट मीन्स ये, अब मैं वो फोर्स अप्लाई करूंगी तो ये मूव करेगा इस तरह से. ओके, सो फिजिकल कांटेक्ट बहुत जरूरी है, मतलब इन दोनों की सरफेस पे कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है, फिंगर के और इसके. ठीक है, तब ये फोर्स अप्लाई होगा. हम इतना दूर से इसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कुछ हो रहा है नहीं, बट व्हेन वी अप्लाई force by touching this object, so it will move. Clear है? तो ये move कर रहा है, means contact तो बहुत ही जरूरी है. Okay, so this is contact force. It means when we push or pull anything, so our muscles works. हमारी muscles क्या कर रही है? वर्क कर रही है. ठीक है, उसको पुश करने के लिए, पुल करने के लिए हमने, सपोज ये है सिलिंड्रिकल शेप में है, ये सिलेंडर है. ओके, मैं इसे पुश करना चाहती हूँ, मैं इसका शेप चेंज करना है, तो शेप चेंज करने के लिए भी मैं इसको, आप देखेंगे इसका शेप चेंज हो रहा है. क्यों? क्योंकि मैंने हाथ से इसको पुश किया हुआ है, तो ये मेरे मसल्स काम आ रही हैं. आप देखेंगे मेरे हाथ पे मैं मसल्स पे जोर लगा रही हूँ. ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी ना किसी वर्क को करने के लिए हमें मसल्स पे के थ्रू पावर देना पड़ता है. ठीक है, तो दिस इज मस्कुलर फोर्स. In this video, we see a boy trying to kick a ball. We can clearly see that he is applying his force of muscles or muscular force to kick the ball. The movement of ball is caused by the force exerted by his muscles, which is the muscular force. Okay. Now, one more example is, while weightlifting, you can see a boy lifting the weights. Clearly it is visible he is using his thigh muscles and arm muscles. Okay. Another example for muscular force is cycling. While pedaling, we use muscular force. Now we will discuss about the friction. Okay? Friction. Friction is also a contact force. Clear? Friction तब होगा जब दोनों ऑब्जेक्ट की फिजिकल कांटेक्ट होगी. ओके, इट मीन्स कोई भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो फर्श पर या फ्लोर पर होना चाहिए या किसी सरफेस पे मूव कर रहा है, तब फ्रिक्शन वर्क करता है. ओके, सो व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज अ फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस. इस सरफेस के थ्रू इस मूविंग ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई किया जाएगा. क्लियर? वो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन वर्क करता है. ओके, और वो कैसा करेगा?
उस सरफेस के पैरेलल चलेगा। मतलब सरफेस यदि ऐसी है तो ऐसा, ओके, और यदि सरफेस ऐसी है तो फ्रिक्शन ऐसा। इफ मूविंग ऑब्जेक्ट वर्क्स ऑन दैट डायरेक्शन, मूविंग ऑब्जेक्ट यदि ऐसा जा रहा है तो फ्रिक्शन ऐसा जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इस तरह से जाएगा, ठीक है। और फोर्स के पैरेलल जाएगा, ऐसा नहीं है कि उसके परपेंडिकुलर वर्क करने लगे, नहीं, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो है वो एक अपोजिट फोर्स है। किस बात का अपोजिट फोर्स है? जो फोर्स हमने अप्लाई किया है किसी भी एक ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। सपोज ये बॉल यहाँ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ओके, इस सरफेस पर, इस सरफेस पर ये बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो जो फ्रिक्शन वो वर्क करेगा वो इस डायरेक्शन में करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहां से उसको किक किया है बॉल को, है ना। व्हेन यू किक्ड अ बॉल ऑन सरफेस और फ्लोर, सो इट विल मूव्स, ठीक है। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है उस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही है, रोल कर रही है, ठीक है। और उसके अपोजिट एक फोर्स अराइज हो जाता है जो कि सरफेस के थ्रू अप्लाई किया जाता है। सरफेस अप्लाई करता है इस मूविंग ऑब्जेक्ट पर, कहां करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में करेगा, ठीक। और अपोजिट डायरेक्शन में तो कर रहा है लेकिन पैरेलल चलेगा, सरफेस के पैरेलल चल रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, आपने देखा होगा वो जो किक बॉल है, आपने इसको किक लगाई, वो मूव कर रही थी, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वो बॉल हमेशा ही मूव करती रहे? आपने देखा होगा, यू मस्ट नोटिस दैट द आफ्टर सम टाइम इट विल स्टॉप। क्यों? उसे तो हमेशा के लिए चलते रहना चाहिए ना। एक बार अपन ने उसको पुश कर दिया, किक कर दिया, तो उसे हमेशा चलना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? आपको तो कुछ दिख ही नहीं रहा, बस आप ये देख पा रहे हो कि वो बॉल रुक गई। क्यों रुकी, किसने रोकी? क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा है या इसके पहले वाले टॉपिक में आपने पढ़ा है कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के रोक सकते हैं, ठीक है। मूविंग ऑब्जेक्ट को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के रोक सकते हैं। तो आपने ये कहां पढ़ा हुआ था कि जब आप यहां से पुश कर रहे थे, ठीक है, एक बॉल जा रही है, आपने सामने से इसमें या अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया तो वो रुक गई, यही हुआ ना। तो जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आप लगा रहे थे वो तो आप देख पा रहे थे, आप फील कर पा रहे थे, लेकिन जो फ्रिक्शन है वो इनविजिबल है। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो दिखता नहीं है, लेकिन सरफेस ने अप्लाई किया हुआ है। तो ठीक है, अब आप कहोगे कि मैं सरफेस पे नहीं रोल कराऊंगा बॉल, मैं उसे ऐसे एयर में थ्रो कर दूंगा तो उसको फिर सीधा ही ऊपर चले जाना चाहिए। नहीं, क्योंकि एयर में भी फ्रिक्शन है। जब वो बॉल आप एयर में फेंक रहे हो, है ना, एयर में आपने उसको थ्रो किया, तो क्या हो रहा है, एयर का भी एक अपना सरफेस बॉल से जो टच कर रहा है, एयर भी बॉल को टच कर रही है ना। तो एयर भी क्या कर रही है, उस बॉल के मूविंग डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन है क्या? फ्रिक्शन करता है, मूवमेंट को रेजिस्ट करता है, मोशन को रोकता है, ठीक है। तो उस बॉल को, जो मूविंग बॉल थी, उसे फ्रिक्शनल फोर्स ने क्या किया, उसके मूवमेंट को रेजिस्ट किया, स्टॉप किया। पहले तो एकदम से नहीं रुक जाएगी बॉल, ऐसा आपने फेंका तुरंत रुक गई, नहीं, ऊपर तेजी से जा रही है, उसके बाद धीरे धीरे उसकी मूवमेंट स्लो हो जाती है और उसके बाद फिर वो रुक जाएगी, मतलब उसका जो मोशन है वो कम हो जाएगा। ये अलग बात है कि ग्रेविटी के कारण वो नीचे आ गई, उस पॉइंट को अभी आप छोड़ दीजिए क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स आप पढ़ चुके हैं। So come back to the point, that is frictional force. So when we throw a ball in air, so air works on that ball, so we can't see that force which is called frictional force. हम उस frictional force को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उस पे अप्लाई हुआ तो उसके मोशन को स्टॉप करने की कोशिश की, स्लो करने की कोशिश की, तो बॉल का मूवमेंट स्लो हो गया। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सरफेस के पैरेलल लगता है, वो सरफेस के थ्रू लगाया जाता है,
थर्ड पॉइंट, वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्लो कर देता है। और फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शनल फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, यदि ऐसा नहीं होता तो आराम से हमने एक बॉल को किक किया तो उसको हमेशा ही चलते रहना चाहिए था, रुकना ही नहीं था। ठीक है, अच्छा आप एक एक्सपेरिमेंट करेंगे घर में, आप एयर में इस तरह से अपना हाथ मूव कराइए। ठीक है, उसके बाद उतने ही फोर्स से एक टब में पानी लीजिए या बकेट में पानी लीजिए और उतना ही फोर्स आप पानी में अप्लाई करेंगे। आप देखेंगे एक अपोजिट फोर्स आपको फील होगा, ऐसा लगेगा पानी आपको मूव करने नहीं दे रहा है, हाथ को उतनी आसानी से आप मूव नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पानी के थ्रू भी एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तब तो आप उतनी तेजी से अपना हाथ नहीं मूव कर पा रहे हैं। क्लियर है? तो दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज this is a force applied by surface by a surface in opposite direction to the moving direction of an object. Okay, this is a force applied by a surface in opposite direction to the moving direction of an object. Okay, तो ये क्या हो गया, एक तरह से सरफेस के थ्रू ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है, तो इसमें सरफेस का कांटेक्ट होना जरूरी है ना, तो दिस इज कॉल्ड, तो फर्स्ट है इट इज a contact force. Second characteristic of frictional force is invisible force. It is invisible force. And third point is it works parallel to the surface. ओके, ये सरफेस के पैरेलल वर्क करता है एंड इट रेजिस्ट द मोशन और मूवमेंट ऑफ एन मूविंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी चलेगा, ऑब्जेक्ट। ओके, सो राइट दीज पॉइंट्स ऑन योर नोटबुक। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सरफेस के, it is a contact force, it is invisible force, it works parallel to the surface, it resists the motion of an object. These are the characteristic of frictional force. Clear है? Now with the help of some activities we will compare the frictional force, which factors affect the फ्रिक्शनल फोर्स। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फ्रिक्शनल फोर्स को अफेक्टेड करते हैं, उस पर असर डालते हैं। ओके, तो फर्स्ट है सरफेस का जो नेचर है उस पर, और सेकेंड पॉइंट जो है वो है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो इन वन एक्टिविटी When a surface, आप ये मान के चलो कि आपके पास मार्बल है या टाइल्स है या कोई भी, आप कह सकते हो कि ये सबसे ज्यादा स्मूथ है, ये पूरी स्मूथ है। कोई भी सरफेस 100% स्मूथ नहीं होती है। आप मैग्नीफाइंग ग्लास से या लेंस से आप देखेंगे तो जो टाइल्स है आप उसमें भी देखोगे बहुत सारी इरेगुलरिटीज मिलेंगी, उसकी सरफेस रफ दिखेगी, उसमें बहुत सारे आपको ऐसा दिखेगा जैसे उसमें पिट्स बने हुए, गड्ढे बने हुए हैं या इरेगुलर सरफेस है।
तो एक आप रोड पे देख लीजिए, ग्राउंड देख लीजिए, और एक आपके घर में जो टाइल्स लगे हुए हैं उसे देख लीजिए। तो जो विट्रीफाइड टाइल्स हैं वो आपको स्मूथ लग रहे हैं, बिल्कुल सही है, कंपेयर टू रोड और ग्राउंड इट इज स्मूथर देन दैट वन। ठीक है, तो अब आप दोनों पर सेम फोर्स से दी बॉल को रोल कराएंगे या मूव कराएंगे, तो आप देखेंगे कि जहां पर स्मूथ सरफेस है वहां पर उसकी डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी बॉल के थ्रू बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर तक ट्रेवल कर पा रहा है। जो आपने फोर्स अप्लाई किया है वो फोर्स बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है बॉल के थ्रू, तब तो बॉल उस फोर्स को लेकर बहुत दूर तक जा पा रही है। ठीक है, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स कम लग रहा है, स्मूथ सरफेस के थ्रू फ्रिक्शनल फोर्स कम अप्लाई किया जा रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स तो अपोज करता है मूवमेंट को, इस तरफ मूवमेंट हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ वर्क कर रहा है। तो जब कम फ्रिक्शनल फोर्स है तो इसके मूवमेंट में उतनी कमी नहीं आएगी, तो कुछ दूर पे जाके बॉल तो स्लो होने लगेगी और फिर रुक भी जाएगी। और यदि उसी फोर्स से आप ग्राउंड पे या रोड पे बॉल को किक करते हो, रोल करते हो, तो आप देखोगे थोड़ी सी दूर में ही जाके बॉल आपके रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि रफ सरफेस उसमें बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज है, वो क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करेगी उस बॉल के मूवमेंट में, मतलब ज्यादा से ज्यादा रिवर्स फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेगी, तो बॉल ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी, क्योंकि उसके मूविंग फोर्स को अपोज कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, एक एक्टिविटी में आप ये भी देखेंगे कि मास से फ्रिक्शनल फोर्स कैसे होता है। हम किसी एक लाइटर ऑब्जेक्ट को एक अमाउंट ऑफ फोर्स देते हैं तो उसका मूवमेंट हो रहा है। सेकंड केस में हम उस ऑब्जेक्ट का मास बढ़ा देते हैं, तो आप देखोगे कि आप उतना फोर्स नहीं, उतने फोर्स में तो वो हिलेगा भी नहीं, हो सकता है। जिस फोर्स से आप इस पेन को पुश कर रहे थे, यदि हम इतने फोर्स से टेबल को पुश करेंगे, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि टेबल का मास ज्यादा है, तो उसे फोर्स ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो जितना ज्यादा मास होगा फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। सेम सरफेस पे आप ले लो, सेम सरफेस पे आप पेन को या टेबल को मूव करा के देखिए। ठीक है, तो आप देखोगे आपके पास घर में तो कोई मेजरमेंट होगा नहीं, मेजर करने के लिए कोई एपरेटस तो है नहीं कि आप फोर्स कैसे मेजर कर रहे हो, लेकिन आप उस फोर्स को फील कर सकते हो कि आपने फ्लोर पर पेन को पुश किया था और आप उसे टेबल को पुश कर रहे हो, तो आप देखोगे जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रहा है मूवमेंट के अगेंस्ट, मतलब टेबल पे, तो जिसका मास ज्यादा है। तो एक्टिविटी के थ्रू अपन देख लेते हैं अभी से। क्लियर है? Friction is arises more in rough surface. Okay, this is a rough surface and this is smooth surface. Okay, so I push the ball in both the surfaces separately with same force. Okay, see the movement of ball. Okay, the distance traveled by a ball is marked from here to here. Okay, once again from this line. Okay, to too long, it covers the space. Now I will push a ball from the same distance, this line from here only, huh? Okay, with the same force, it travels only till this distance. Okay, so it rough surface create more friction, and friction, what is friction? Friction is the resistance to move. कोई भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रेजिस्ट करती है मूवमेंट के लिए, मोशन के अगेंस्ट वर्क करती है, सरफेस के पैरेलल। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन वर्क करता है। फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, ये दोनों कांटेक्ट फोर्स, ये भी कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि जब तक ये सरफेस पर नहीं होगी, सरफेस पे ये बॉल जो है वो रोल कहाँ हो रही है, सरफेस पे रोल हो रही है ना, सरफेस पे रोल हो रही है। तो स्मूथ सरफेस में क्या होगा, फ्रिक्शन बिल्कुल कम होगा। ओके,
कम होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आपको ये दिख जरूर रहा है ये स्मूथ है, बट इसमें जब इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से आप देखोगे, लेंस से देखोगे, तो इस सरफेस में भी बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ हैं। इसमें तो आप वैसे भी देख पा रहे हैं इस सरफेस पे, ये तो बहुत ही रफ सरफेस है। इवन ग्राउंड में आप देखेंगे, रोड पे देखेंगे, रफ सरफेस है। तो वहाँ आप बॉल को रोल करके देखिए और मार्बल पर आप रोल करके देखिए या टाइल पर आप रोल करके देखिए, तो आप उस दोनों में क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं। फ्रिक्शन इज अप्लाइड बाय द सरफेस in the opposite direction of the direction of moving object. Okay, if lighter object moves on the surface, so surface will provide less friction or less opposite force. But when a heavy object moves, the surface resists its movement a lot. जितना भी हैवी लाइट होगा, जितना भी हल्का होगा, सरफेस उतना ही कम फ्रिक्शन लगाएगी। लेकिन जैसे जैसे आप मास बढ़ाते जाएंगे तो सरफेस उस पर ज़्यादा फ्रिक्शन लगाएगी, सेम सरफेस होने के बावजूद भी। आप ये देखेंगे टेबल जो है, इसका सरफेस हम दो एक्सपेरिमेंट में, दो कंडीशन में आपको शो कर रहे हैं। सो व्हेन वी अप्लाई फोर्स लाइक दिस, देखिए ये इसने, मैंने इसको फोर्स दिया तो इतना मूव किया इसने, ठीक है। बल्कि मैं और फिर से करती हूँ, आप देखेंगे ये, ठीक है, इसका मूवमेंट तो हुआ। अब मैं इस पे मास रख देती हूँ, इसको हैवी कर देती हूँ। हैवी करने के बाद अब आप देखिए उसी फोर्स से ये मूव भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है। बल्कि मैं थोड़ा सा फोर्स और बढ़ा रही हूँ तो भी नहीं हो रहा है ये। अब मुझे क्या करना है, इसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ये देखिए, तो इसमें हैवी चीज पे मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। बल्कि यदि मैं इसे पहले, आप देखेंगे मैं इस तरह से इस पे फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, ओके, इस तरह से इतना फोर्स दे रही हूँ, ये देखो मूव कर रहा है आराम से, ठीक है। अब मैं उतने ही फोर्स से यदि अभी फिर से करूँगी तो इसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगा, ठीक है। ये आप खुद घर पे कर सकते हैं। आप बुक्स ले सकते हैं, किसी टेबल पर आप एक बुक रखिए, फिर आप देखिए कितना फोर्स लग रहा है। फिर आप सेकंड टाइम जब आप करेंगे उस अटेम्प्ट में आप 2 बुक रखिए, फिर 3 रखिए। आप उस फोर्स को फील करेंगे। आप फोर्स को मेजर तो कर नहीं सकते हो, घर पे आपके पास कोई एपरेटस नहीं है जिससे आप फोर्स मेजर कर सके, लेकिन आप उसे फील कर पाओगे कि जब 4 या 5 बुक्स आपने रखी तब आप कितना ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो उसे मूव कराने के लिए, ओके। तो जितना ज़्यादा मास होगा, फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब मूवमेंट में उतनी ही रुकावट होगी। क्लियर है? सो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि फोर्स जो है वो लाइट सब्सटेंस ऑब्जेक्ट के मूवमेंट में कम लगता है, फ्रिक्शन सरफेस के थ्रू कम लगाया जाता है, लेकिन हैवी पर ज़्यादा लगाया जाता है।